में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को किया संबोधित। कहा, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए किया है काम। किसानों को मिलने वाला लोन हुआ 2 गुने से अधिक। 3 लाख से ज्यादा गांवों का किया गया ड्रोन सर्वे। अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू हुई अनलॉक। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की बजट की सराहना। कहा, बजट में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने की रखी गई है नींव। इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, महिलाओं और बच्चों पर दिया गया है विशेष ध्यान। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन पर दिया जोर। कहा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को पाठ्यक्रम बनाकर किया जाना चाहिए लागू। प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने का है प्रभावी उपाय। जम्मू और कश्मीर में ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा और खाद के छिड़काव के प्रति किसानों को किया जा रहा है जागरूक। आरएसपुरा में ड्रोन का लाइव प्रदर्शन कर किसानों को इसके उपयोग के बारे में दी गई जानकारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर काम किया है। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया गया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं और हमारे बैंकों का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। एमएसएमई के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हुआ है। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों तक को हमने आसान लोन से जोड़ा है। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं, बड़े अमाउंट में लोन दे रहे हैं और साथ ही हमारे बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे किया गया। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। स्वामित्व योजना के तहत देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे किया गया। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू अनलॉक हुई है। स्वामित्व योजना की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू अनलॉक हुई है। 100 लाख करोड़ यानी 100 लाख करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी पहले भी गांव में मौजूद थी, गरीब के पास मौजूद थी, लेकिन इसका उपयोग आर्थिक विकास में नहीं हो पाता था। प्रॉपर्टी के राइट्स न होने से गांव के लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता था। अब ये दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो गई है। आज पूरे देश से ऐसी खबरें आती हैं कि कैसे स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड से लोगों का फायदा हो रहा है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में इस बार के बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इस बजट में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक नींव रखी गई है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना
जरूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश इस बजट में किया गया है। इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में किसानों को सशक्त और ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं और इस अवसर पर लोहना पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आर.एस. बाली ने कहा है कि खेती की लागत को कम करने और किसानों की आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश की सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने हाल में 7 जिलों में बागबानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1292 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 10 वर्षों में राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने कृषि शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम बनाकर उन्हें लागू किए जाने चाहिए। साथ साथ प्रसार शिक्षा के अंतर्गत भी प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए खेत खेत में प्रचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल बागरे ने ये बात शनिवार को जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और निर्यात के नए अवसर प्रदान करने के लिए एक KVK एक उत्पाद की पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह की योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। राज्यपाल बागरे ने कहा कि प्राकृतिक विषमताओं और जलवायु परिवर्तन के दौर में विभिन्न संकटों पर नियंत्रण के लिए देश भर में इस समय प्राकृतिक खेती के लिए अभियान चलाए जाने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने का प्रभावी उपाय है। इसके लिए कृषि में सहनशील किस्मों और नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाना चाहिए। इन किस्मों के गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे न केवल क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे अपितु राज्य में कृषि के विकास को भी नवीन गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कम पानी में अच्छी फसल हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। खेती को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। बारिश का पानी खेत में ही रहे, इसके लिए भी कृषि शिक्षा के अंतर्गत आप लोग प्रयास करें। पानी की बचत ही पानी का निर्माण करना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन के लिए 2703.67 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय समर्थन प्रस्तावित किया गया है। ये जलीय कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात में अग्रणी के रूप में भारत की उपलब्धि का प्रमाण है। वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% की हिस्सेदारी के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। पिछले 2 दशकों में भारत मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि और परिवर्तन का साक्षी बना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार 2025-26 के बजट की घोषणा रणनीतिक रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, सीमा शुल्क को कम करते हुए किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने और समुद्री मत्स्य पालन के विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। बजट 2025-26 में विशेष आर्थिक क्षेत्र और खुले समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा को सक्षम करने पर जोर दिया गया है। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने मछुआरों, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और अन्य मत्स्य पालन हितधारकों के लिए ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना है। भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
जम्मू और कश्मीर के आरएसपुरा में ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में दवा और खाद का छिड़काव करने के प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से आरएसपुरा क्षेत्र में गांव खोड में ड्रोन का लाइव प्रदर्शन कर किसानों को इसके उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। उप जिला कृषि अधिकारी सुरेंद्र गुप्ता के प्रयासों के कारण लगातार ड्रोन तकनीक किसानों तक पहुंच रही है। शनिवार को कृषि विभाग की तरफ से किए गए ड्रोन लाइव प्रदर्शन के दौरान सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत तथा कृषि विभाग के निदेशक अमरिंदर सिंह रीन मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। क्षेत्र के उन्नत किसानों के अलावा अन्य किसानों ने भी इस ड्रोन प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। ड्रोन के माध्यम से गेहूं की फसल पर दवाई का छिड़काव किया गया और किसानों को बताया गया कि इस प्रक्रिया से किसान कम समय में ज्यादा फसल पर दवाई का छिड़काव कर सकते हैं और खास बात यह है कि दवाई फसलों के पत्तों पर ही गिरती है, जिसका फायदा फसल को मिलता है। इसका फायदा सीमावर्ती किसान आसानी से उठा सकते हैं और किसान समूह बनाकर सब्सिडी पर ड्रोन ले सकते हैं और खासकर सरकार की तरफ से नमो दीदी योजना के तहत महिलाएं समूह के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित अनाज मंडियों में गेहूं खरीद के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग, भारतीय खाद्य निगम एपीएमसी तथा कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सचिव एपीएमसी को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी खरीद सीजन में मंडियों में प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जाए और सभी मंडियों के प्रवेश द्वार और चारदीवारी लगाई जाए ताकि आवारा पशुओं से अनाज को कोई नुकसान ना हो सके। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने स्थायी बिजली की व्यवस्था, शौचालय सुविधा तथा मंडियों में भंडारण क्षमता को बढ़ाने और रियाली मंडी में धर्म कांटे लगाने के निर्देश भी जारी किए। इससे पहले जिला नियंत्रक खाद्य या नागरिक आपूर्ति कांगड़ा द्वारा अनाज मंडियों में भंडारण संबंधित समस्याओं से अवगत करवाया गया और अनुरोध किया गया कि भंडारण क्षमता और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए ताकि किसानों को अपना अनाज बेचने में कोई असुविधा ना हो। आकाशवाणी रायपुर द्वारा रेडियो किसान दिवस का आयोजन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला निनवा के कैंपस में किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निर्देशक कार्यक्रम लखन लाल भौरे ने कहा कि आज युवाओं के लिए कृषि में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। रेडियो और किसान एक दूसरे के पूरक हैं और रेडियो के माध्यम से कृषि से जुड़ी जानकारी मौखिक रूप से एक दूसरे तक पहुंच रही हैं। वहीं किसानबाड़ी प्रभारी शशि प्रकाश पांडे ने कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन आदि पर प्रकाश डाला। किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई 15 फरवरी से 15 मार्च तक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों लौकी, कद्दू, करेला, तोरई, खीरा, टिंडा की बुवाई का ये उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इनके लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य हो उपयुक्त होती है। मृदा जांच रिपोर्ट के आधार पर गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट अथवा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें। बुवाई के लिए नालियां या जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार कर लें। खेत में नालियां लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी बनाएं। 2 कतारों में 2 से 4 मीटर की दूरी रखें। रोपाई से पूर्व सब्जियों के बीजों को फफूंदनाशक दवा काम्बिडाजिम प्लस मेन्कोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। कृषि मंत्री कंषाना ने बताया कि ज्यादातर बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। खेत में भिंडी की बुवाई से पूर्व 2 से 2.5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिलाएं एवं रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन, स्फुर, पोटाश 60 किलोग्राम, 30 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो शनिवार को दाहोद और कुस्तगी मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए।
जबकि राजकोट और जलगांव मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में गिरावट देखने को मिली। एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 14 फरवरी को अरहर का भाव था 6,150 रुपए। 15 फरवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,175 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 फरवरी को अरहर का भाव रहा 7,120 रुपए। 15 फरवरी को इसके सौदे 320 रुपए नरम होकर 6,800 रुपए पर हुए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ बीते शुक्रवार को अरहर का भाव रहा 7,250 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में 14 फरवरी को अरहर का भाव रहा 7,200 रुपए। 15 फरवरी को इसके भाव में 425 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,775 रुपए। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 33,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। इस साल रबी सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 21,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी सूरजमुखी की बुआई 74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023-24 के दौरान रबी सूरजमुखी की खेती महज 53,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 60,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस समय कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। किसान शलगम की नर्सरी तैयार कर लें। यहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। हिमाचल में गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय सेब की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान अनार की खेती के लिए खेत तैयार कर लें।
वहीं पालक की तुड़ाई कर सकते हैं। इसी तरह धनिये की तुड़ाई कर लें। साथ ही लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में प्याज के खेत में निराई कर लें। किसान मूली की खुदाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के खेत की उचित देखभाल करें। उत्तर प्रदेश में मटर के खेत में सिंचाई कर लें। यहां गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की रोपाई कर लें। साथ ही बैंगन की बुवाई का समय उपयुक्त है। इसी तरह पालक की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुवाई कर सकते हैं, वहीं चुकंदर बोएं। इसके अलावा शलगम की बुवाई कर लें। यहां के किसान मेथी की बुवाई करें। अभी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजर की खुदाई कर लें। यहीं मक्के की बुवाई कर लें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय उड़द की बुवाई के लिए समय उचित है। उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब देख लेते हैं कुछ खास खबरों को। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर की हालत स्थिर बताई जाती है। घायलों को आरएमएल और एलएजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर लिखा, मैं इस दुखद क्षति के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक्स पर लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदना उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी बस ने टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। भाजपा मुख्यमंत्री किसे बनाएगी इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने केप हॉर्न पार कर नया इतिहास रच दिया है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7.6 बिलियन की बढ़त के साथ 7 फरवरी तक $638 बिलियन पहुंच गया। भारतीय स्वर्ण में देखी गई शानदार वृद्धि जो $1.3 बिलियन बढ़कर $72.20 बिलियन हो गई। इसी के साथ समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।